बहू आ गई, किसी की नजर ना लगे। माँ जी कितनी प्यारी है, लेकिन ये जगह मुझे काफ़ी डरावनी लग रही है। मुझे तो लगा था कि अमित जी किसी गांव में रहते हैं, लेकिन ये तो बस एक जंगल की तरह जगह है। मुझे तो डर लग रहा है। बहू घबराना नहीं, हाँ ये जगह बस देखने में ही डरावनी है, वरना हम लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ सब ठीक है। बस हाँ, आबादी ज़रा कम है तो हम इसको गांव भी नहीं बोल सकते, लेकिन अब तो हमारे ही वंश बड़े होते जा रहे हैं। मेरे बेटे की शादी हो गई, अब अमित की भी पत्नी आ गई। ऐसे ही अगर चलता रहा तो आने वाले समय में 150 साल में यहाँ भी बसावट हो जाएगी। अरे सुषमा जी किस तरह की बात करती हैं? 150 साल का अपने हिसाब भी लगा लिया? आप तो और मेरी बहू को डरा रही हैं। नेहा बहू अंदर जा। जी ये अरे अरे बस कीजिए आप लोग। हमारे गांव में जब भी कोई लड़की शादी होकर आती है तो हम उसे ऐसे ही उधम मचाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से कभी कोई नहीं आता। शुक्रिया नेहा, तुमने मुझे चुना। आप भी ना। अरे भाई चलो चलो, अब काफी रात हो चली है, तो सभी अपने अपने घर चले जाओ, वरना रात को जंगली जानवरों के आने का भी खतरा रहता है। अरे जाइए जीजा जी, आप तो बस हमें भेजने के लिए ही बहाने ढूंढते हैं, क्यों सुगंधा जी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, आप चाहे तो सभी यहीं रुक जाइए। हाय बस यही तो प्यार देखना था अपनी पड़ोसन से। हम ठीक है, आप लोग आराम करें, वैसे भी शादियाँ करनी आसान नहीं है, हम चलते हैं। आओ भाभी, आपको कमरा दिखाने का नाटक तो मैं कर ही सकती हूँ। हालांकि हमारा घर बड़ा नहीं है और आपको कमरा दिख भी रहा होगा। अपने सभी शौक पूरे करने चाहिए मानवी, चलो दिखाओ। ये देखिए, ये मेरा कमरा है, ये तो मेरे मायके वाले कमरे से भी बहुत ज्यादा छोटा है। जानता हूँ कि ये उससे बहुत ज्यादा छोटा है, जैसा तुम्हें तुम्हारे मायके में मिला था, लेकिन अपने पति के लिए यहीं रह लेना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह नेहा बोलकर अमित के साथ अपने कमरे में आ गई और बाकी घर वाले बाकी कमरों में सो गए। अभी सब सो ही रहे थे कि अरे नहीं, ये इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है? ये क्या बारिश आ रही है, और वो भी बहुत तेज? अमित जी जल्दी उठिए, देखिए घर में पानी भर रहा है। बहू जल्दी से दरवाजा खोल मेरी बच्ची, देख पानी का सैलाब आ रहा है, हमारे घर के पास बहने वाली नदी भर गई है और अब बाढ़ आने वाली है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, बाढ़ आने वाली है? अरे नहीं अमित जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। माँ ये सब कैसे हो गया? हम तो नॉर्मल सोने को लेटे थे ना। बातें नहीं बनाओ, छत पर चलो जल्दी से। कितना भयानक मंजर है ये माँ जी, आसमान देखिए, बारिश नहीं कहर बरसा रहा है। सही कहा, यहाँ से कहीं नहीं जाना, अभी पानी नीचे नीचे ही है। ठीक कहा तूने बेटा। अमित, मानवी और तेरे बाबा कहाँ हैं? मानवी और बाबा? कहीं वो नीचे ही तो नहीं रह गए? अरे नहीं अमित जी, जल्दी से आइए, मानवी और बाबा पानी में डूब रहे हैं। भाभी भैया बचाओ बचाओ। अरे बहू, मुझे बचाओ मुझे। अनिल जी मैं जा रही हूँ। मानवी बेटा हिम्मत नहीं हारना। सावन मेले की शुरुआत से पहले ही हमने सावन की हरी चूड़ियाँ, नई साड़ियाँ और सुहाग की सारी निशानियाँ खरीद ली। हाँ, और इस सावन तो बारिश भी कितनी अच्छी हो रही है। हमारे घर में तो सावन की तैयारियां शुरू हो गई है। बारिश का मजा लेते हुए सभी चाय पकौड़े खा रहे, पर जरा हमारी उन 3 पड़ोसन बहू को तो देखो। हल्की बारिश, नई साड़ी और चूड़ियां लिए भीग रही तीनों पड़ोसन 3 बहुओं के छोटे से घर की तरफ देखती हैं, जो कि लगातार सड़क निर्माण की वजह से घर की चौखट सड़क से लगभग 1 फुट नीचे धंस चुकी होती है। सड़क और नाले का बारिश का गंदा पानी और कीचड़ लगातार घर के अंदर जा रहा होता है। अरे बहुओं, कुछ करो, कुछ तो दिमाग लगाओ। देखो सड़क का सारा गंदा पानी हमारे घर में घुसता चला आ रहा है। मम्मी बहुत बदबू आ रही है, देखो ना पानी के साथ कितना गंदा कचरा भी अंदर आ गया है। मम्मी मुझे इस बदबू से उल्टी जैसा लग रहा है। अब हम क्या दिमाग लगाए मम्मी जी, हर कोशिश करके देख ली, लकड़ी लगा दी, प्लाई लगा दी, यहाँ तक कि नई चौखट लगाने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार बारिश का पानी सब तोड़ देता है और हर बारिश में हमारे घर का यही हाल होता है। अरे बहू, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती तो हम घर के मर्दों की है। कभी अपने घर की मरम्मत ही नहीं करवा पाए। सड़क बनते बनते इतनी ऊंची हो गई कि हमारा घर ही जमीन में धंस गया। नहीं पापा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो सड़क निर्माण की वजह से हुआ है। आपने थोड़ी जानबूझकर घर नीचे बनवाया था। हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम तीनों के पति इतनी मेहनत करते हैं और घर मरम्मत के लिए हमेशा पैसे जोड़ते हैं, लेकिन जब भी थोड़ा पैसा जुड़ता है कोई न कोई बड़ा खर्चा सामने आ ही जाता है। इसी वजह से घर की मरम्मत हर बार टल जाती है। तभी निखिलेश भीगे हुए कपड़ों में अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है
ठेले पर कुछ भीगे हुए भुट्टे रखे होते हैं। ठेला घर के बाहर रखकर भुट्टे लेकर निखिलेश घर के अंदर चला आता है। आज बारिश की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा है। आखिरकार दूसरे ठेले वाले से भुट्टे पहुंचाने का काम ले लिया, पर उसमें भी कुछ भुट्टे भीग गए। लेकिन मालिक अच्छा था, उसने कुछ नहीं कहा भीगे भुट्टे ले जाओ, खा लेना। लेकिन आप सब यहाँ इतने परेशान क्यों खड़े हैं? अरे नालायक, पूछता है क्यों परेशान है? तुम तीन भाइयों के रहते हर बारिश में मेरी बहुओं को परेशानी झेलनी पड़ती है। कब ठीक कराओगे ये घर? 2-4 बार और सड़क बन गई तो आधी सड़क होगी और आधा हमारा घर। माँ, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बारिश में काम ही नहीं मिलता। कभी घर का राशन, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी दूसरे खर्चे सामने आ जाते हैं। फिर भी हम पैसे जोड़ रहे हैं। एक दिन जरूर घर ठीक कराएंगे। अब ये भुट्टे भून दो, सब मिलकर खाते हैं। थोड़ी देर में भैया और शुभम भी आते होंगे। नित्या गैस चूल्हे पर हल्की आंच में भुट्टे भूनना शुरू करती है। तभी बारिश में भीगते हुए भार्गव मजदूरी से लौटता है और शुभम भाड़े का ई-रिक्शा घर के बाहर खड़ा कर घर में आता है। कुछ ही देर में पूरा परिवार बारिश का मजा लेते हुए भुट्टे खाने लगता है। लेकिन सड़क से आ रहे गंदे पानी की वजह से सभी का मुंह बन जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, अरे जल्दी आकर खाना खा लो, अभी बारिश कुछ कम हुई है, सड़क से गंदा पानी नहीं आ रहा है। हाँ बाबा, आ रहा हूँ। और एक बात बताऊँ, इस हफ्ते भगवान की कृपा से अच्छी कमाई हुई है। कम से कम 3,000 रुपए तो घर बनाने के लिए अलग रखूंगा ही। और अगर इसी तरह महीना में हम 3 भाई मिलकर अगर 10,000 रुपए भी जोड़ लेते हैं ना, तो घर की मरम्मत के लायक रकम हो जाएगी। तेज बारिश में शुभम फोन पर शांभवी से बातें करते हुए अपना ई-रिक्शा के बाद भी घर में पहले जैसी रौनक बनी हुई थी। सास और ननद आपस में बातें कर रही थी, जबकि ससुर अखबार पढ़ रहे थे। तभी सुमित्रा चाय की ट्रे लेकर आई। लीजिए माँ जी, आपकी चाय। सुमित्रा, अब छोटी बहू भी आ गई है, अब वो भी तुम्हारा हाथ बटाएगी। हाँ माँ जी, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। उसी समय चंचल तैयार होकर कमरे से बाहर आई। उसे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। अरे वाह भाभी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। चंचल, सच कहूं, आज तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। अरे रोहित, ज्यादा तारीफ मत करो, कहीं नजर ना लग जाए। रोहित की बात सुनकर चंचल शर्मा गई। महेश की मजाकिया बात सुनते ही पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बस हमारे घर में हमेशा ऐसी ही हंसी बनी रहे। पूरे परिवार का प्यार और हंसी मजाक देखकर चंचल काफी खुश हो जाती है। मुझे लगा था कि मायके जैसा प्यार ससुराल में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तो हर कोई कितना अपनापन देता है। हंसी खुशी के उस माहौल के साथ दिन तो बीत गया। अगली सुबह घर में एक नए दिन की शुरुआत हुई। सुमित्रा भी नाश्ता बनाने के लिए रसोई की ओर बढ़ी। तभी उत्साह से भरी चंचल भी रसोई में आ पहुंची। भाभी, आज नाश्ता मैं बनाती हूँ। ठीक है, मैं यही हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। चंचल ने गैस जलाया और जल्दबाजी में मसालों का डब्बा और तेल की प्लास्टिक की बोतल चूल्हे के बिल्कुल पास रख दी। कुछ ही देर में चूल्हे की गर्मी से प्लास्टिक हल्का हल्का पिघलने लगा और जलने की गंध आने लगी। तभी सुमित्रा ने गंध महसूस की। वह तुरंत रसोई में आई, गैस की आंच धीमी की और प्लास्टिक की बोतल व डब्बा चूल्हे से दूर हटा दिया। चंचल, चूल्हे के पास कभी भी प्लास्टिक या कोई भी ज्वलनशील सामान मत रखना। ज्यादा गर्मी में कभी भी हादसा हो सकता है। तभी सावित्री रसोई में आई। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं माँ जी, मैंने समय रहते सामान हटा दिया, इसलिए सब ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लिया करो। सुमित्रा को इन सब बातों का अच्छा अनुभव है। तभी राम प्रसाद भी वहां आ गए। बेटा, सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो पूछकर सीखता है वही आगे चलकर सबसे अच्छा काम करता है। बात खत्म होते ही सभी अपने अपने काम में चले गए। चंचल चुपचाप खड़ी रही। किसी ने उसे डांटा नहीं था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा कि उसकी तारीफ होने के बजाय सबने सुमित्रा के अनुभव की प्रशंसा की। समय बीतते बीतते दोपहर हो गई। बाहर तेज धूप और गर्मी थी। उसी समय सुमित्रा रसोई में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी चंचल रसोई में आती है। दीदी, मेरा पकौड़े खाने का मन कर रहा है, सोच रही हूँ अभी बना लूँ। अगर बनानी ही है तो शाम को बना लेंगे, अभी बहुत गर्मी है। अरे दीदी, झमाझम बारिश के बीच शहर के कोने में बनी कच्ची झोपड़ी के भीतर परिवार के 5 सदस्य बैठे हैं। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और भीतर भूख और बेबसी का सन्नाटा पसरा हुआ है। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, झमाझम पानी बरस रहा है, और इस बारिश में हमारे पास खाने के लिए कुछ भी ढंग का नहीं है। आस पड़ोस के लोग तो अच्छा अच्छा खाना खा रहे होंगे और हम यहाँ सूखी रोटी खा रहे हैं।
बेटा भगवान को धन्यवाद दो कि कम से कम हमारे सिर पर यह टूटी फूटी छत तो है। मौसम चाहे जैसा भी हो, हम अपनी छत के नीचे बैठकर पेट तो भर सकते हैं। वैसे बेटा, तुझे पिछले 2-3 दिनों से कोई काम नहीं मिला है। घर का राशन भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ माँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ और सुबह होते ही फिर से अड़ियल ठेकेदार के पास जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आज ईंट ढोने का ही सही, पर कोई ना कोई मजदूरी का काम जरूर मिल जाएगा। हे भगवान, कब तक मेरा बेटा यूं ही धूप और बारिश में धक्के खाकर अपनी जवानी खपाता रहेगा। इतना पढ़ा लिखा और डिग्रियां होने के बाद भी इसको पेट पालने के लिए ईंट और बोरे ढोने के काम में जाना पड़ता है। पिताजी ने कितनी मेहनत करके और कर्ज लेकर मुझे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन पता नहीं क्यों इंटरव्यू में मेरा रेज्यूमे देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और फिर 1-2 दिन बाद या तो मना कर देते हैं या निकाल देते हैं। भैया आप दिल छोटा मत करो, भगवान ने चाहा तो आपका बुरा वक्त जल्दी ही टल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। आपका असली टैलेंट आज नहीं तो कल इन लोगों को जरूर समझ आएगा और अच्छी जॉब मिलेगी। इसी झोपड़ी के ठीक बगल में खड़े 4 मंजिला महल की तीसरी मंजिल की शानदार बालकनी में रागिनी हाथ में कॉफी का मग लिए बारिश की बूंदों का आनंद लेते हुए अपने आप से, हे भगवान, इस तूफान को और तेज कर दो। बारिश को ऐसा आंधी तूफान बना दो कि इन गरीबों के सिर से ये कच्ची छत पूरी तरह उड़ जाए। मुझे इन्हें इस हाल में देखकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। तभी रागिनी की सास भावना वहां आती है और रागिनी की बात सुनकर, अरे बहू, बालकनी में खड़े खड़े क्या अकेली बड़बड़ाए जा रही हो? आखिर इतनी नफरत किस बात की है तुम्हारे दिल में? ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया है उसने तुम्हारा कि तुम हर वक्त उसका बुरा ही सोचती रहती हो? इस बारे में अभी कुछ मत कहिए माँ जी, मैं इस टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ। चलो ठीक है, बहस छोड़ो। नीचे डाइनिंग एरिया में हमारी काम वाली ने इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। तुम्हारे ससुर जी और बाकी सब लोग खाने के लिए बुला रहे हैं, नीचे चलो। रागिनी भावना के साथ नीचे आती है और डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है। परिवार के सभी सदस्य गर्मा गर्म पकौड़ों की प्लेट के चारों ओर बैठे हुए हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। उसे देखकर ससुर महेश, अरे आओ आओ बहू, इस सुहाने मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय खाने का जो मजा है वो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिल सकता। रागिनी भी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती और पकौड़े खाते हुए, वाह, पकौड़े तो सच में बहुत शानदार लग रहे हैं। वैसे हम सब कितने खुश नसीब हैं कि इस 4 मंजिला महल में बैठकर आराम से हर चीज का मजा ले रहे हैं और हमारे ठीक बगल में झोपड़ी वालों के यहाँ तो चूल्हा भी ढंग से नहीं जलता। अगर तुम्हें उनके हालात पर इतनी ही दया आ रही है तो सिर्फ बातें बनाने से क्या फायदा? एक काम करो, प्लेट में थोड़े पकौड़े निकालो और जाकर उन गरीबों को दे आओ। रागिनी और शीतल एक प्लेट में कुछ पकौड़े लेकर उस छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचती हैं। अंदर से कविता दरवाजा खोलती है तो रागिनी को देखकर हैरान हो जाती है। तब रागिनी कविता को पकौड़ी की प्लेट देते हुए, ये पकड़ो, तुम भी खा लेना और अपने घर वालों को खिला देना। वैसे भी तुम लोगों के नसीब में अच्छी चीजें खाना कहाँ लिखा है। मुझे आज तुम पर अचानक बहुत दया आ गई, इसीलिए ले आई, खा लेना। अगर ये पकौड़े मेरी सच्ची दोस्त के हाथों आते तो शायद मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी होती। इस तरह का अपमानजनक एहसान मुझे नहीं चाहिए। अपनी औकात भूलो मत। दोस्ती का नाम तुम्हारी जुबान